चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने आज वो झंडा गाड़ा है पूरे विश्व में दोस्तों। और सारे साइंटिस्ट को बधाई, सारे हिंदुस्तानी लोगों को बधाई, और आपको और मुझे सारे इलेक्ट्रोमैथ फैमिली को बधाई। आज इससे आपको कुछ सीखने को मिला। मैंने जब जब ये देख रहा था मुझे अंदर से एक इच्छा आ रही थी, काश ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, उनको सैलरी मिली नहीं मिली ये अलग मैटर है, उन्होंने कर्म करते गए, फल की चिंता नहीं करी, 3 साल में झंडा गाड़ दिया दोस्तों। क्या आप और मैं मिलकर यही झंडा इलेक्ट्रोमैथ के लिए गाड़ सकते हैं? अगर गाड़ सकते हैं दोस्तों तो अपने आप से प्रण कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप और मैं कुछ बलिदान देकर भी इलेक्ट्रोमैथ के मान्यता के लेवल पर काम कर सके। ठीक है, एक झंडा हम लोग भी गाड़ सके। एक प्रकार से चंद्रयान 3 के लेवल पर हम सभी इलेक्ट्रोमैथिक फैमिली मेंबर्स की तरफ से भारतीय गवर्नमेंट को, भारत के समाज को, भारत की इलेक्ट्रोमैथ फैमिली के प्रत्येक मेंबर को बधाई। तो मैं आज ये प्रण लेता हूं दोस्तों कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं इलेक्ट्रोमैथ के लिए। मैं जितना कर सकता हूं करूंगा। मेरी साइंटिफिक वे अलग है, आप लोगों के अलग है, सब मिलकर काम करेंगे तो ढेर। आज दोपहर की क्लास में यही चीज निकल कर आया। 4 डॉक्टरों ने फीडबैक बताए, चारों ने अलग अलग एंगल में फीडबैक बताए। ध्यानेश्वर पाटिल सर, पद्मिनी साहू मैम, और डॉक्टर रंजन सर, और एक डॉक्टर और थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल्स का फीडबैक बताया था। और चारों अलग निकाल गए, शर्मा जी, कन्हैया शर्मा जी। ठीक है, सारे लोगों ने एक बहुत ही यूनिक प्रोटोकॉल बताया था, और सबके सब हाइपोटेंसी का प्रोटोकॉल बताया 10,000 के लेवल। और ब्रिलियंट अप्रोच, इतनी बड़ी अप्रोच मैंने आज तक नहीं समझा, उन्होंने वहां तक समझ लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर व्यक्ति के पास दिमाग है, हर व्यक्ति के पास काम करने का नशा है, लेकिन काम करते आना चाहिए। हमने वो जज्बा पैदा कर दिया, वो मोटिवेशन पैदा कर दिया कि आप सब मिलकर वो काम कर रहे हो दोस्तों। और अगर आप करते लग जाओगे ना तो बहुत एक्टिव लेवल पर आप आओगे। हमारे कुछ डॉक्टर हैं, नावे सर, शुरू शुरू में बहुत अच्छे फीडबैक देते थे, अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सर आगे बढ़िए, आप लोगों का समय है अभी, काम करिए, सीखिए, और धुरंधर बनाइए लोगों को, ताकि हम ये फैमिली, जिसे साइंटिस्ट की फैमिली है। आज मैं बहुत अच्छा उनका एक भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा ये मेरा नहीं, ये हमारा है। ये चीज आना चाहिए आपके और हमें कि मेरा नहीं है, ये हमारा है। और ये जिस दिन आ गया ना, ईएच को भी ऐसे झंडे गाड़ने में देर नहीं लगेगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बात करते हैं आज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। दोस्तों, कहने और करने में बहुत डिफरेंस होता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को जब जब हमने ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी है, कभी कभी बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होता है। ठीक है, तो आप जब सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए तो अपने आप को, मैटी जी को याद कीजिएगा, अपने गॉड को याद कीजिएगा, आप फेल नहीं होंगे दोस्तों। मैंने जब जब अपने दिल पे पत्थर रखा कि यार इसको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, 2 महीने 2.5 महीने हो गए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सीरियस ओसिफिकेशन होता है, यानी वो जुड़ चुका होता है। उसको तोड़ना, उसको निकालना, उसको वहां से फाइब्रोस कंडीशन को निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। अगर वो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई वाकई में ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब क्या होता है। अगर कंक्लूजन में 5 लाइन में आपको पूरा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बताकर जब उसको डिटेल बताऊंगा तब आपको निकल के आएगा, हाँ यार ये तो बहुत ईजी है। ये वर्टिब्रा है आपकी, ये वर्टिब्रा में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है आपकी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, एंकिलोजिंग का क्या मतलब होता है। एंकिलोजिंग का मतलब होता है स्टीफनेस आना। ठीक है, और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब क्या होता है, स्पॉन, स्पॉन मतलब वर्टिब्रा। ठीक है, स्पॉन का मतलब होता है वर्टिब्रा, यानी वर्टिब्रा में स्टीफनेस आना किस कारण से, IITIS, इन्फ्लामेशन। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है वर्टिब्रा में, आपकी स्पाइन में इन्फ्लामेशन होने के कारण स्टीफनेस आ जाना। यानी आप जो इसको डेफिनेशन के रूप में तय करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दोस्तों याद रखना, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जब यहां पर मंत्र आप देखते हो, एक इडियोपैथिक, क्रॉनिक,
इंफ्लामेटरी कंडीशन होती है दोस्तों। याद रखना, इडियोपैथिक, क्रॉनिक, इंफ्लामेटरी कंडीशन होती है, एक के एक नहीं होती है दोस्तों। और मुख्य रूप से जितने भी बॉडी के एक्सिल जॉइंट्स होते हैं उस एक्सिल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है दोस्तों। ठीक है, जैसे उदाहरण स्पाइनल कॉर्ड, सेक्रोइलियक जॉइंट। याद रखना, जब आप सेक्रम का लेवल देखते हो, ये वर्टिब्रास है आपकी, और यहाँ आकर ये टेलबोन हो गए, ये वर्टिब्रास है। ठीक है, यहां पर आपने देखा सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉसिक्स। अब यहां पर ये वर्टिब्रास बनती है दोस्तों, जो कनेक्ट होती है जो पेल्विक बोन की जो इलियम होती है। तो सेक्रो इलियक जॉइंट्स का भी यहां पर जॉइंट्स का यहां पर इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगा दोस्तों। इसलिए आपको जब इसके कारण का देखना है तो कारण क्या है, आपको ये देखना है क्या फ्यूजन हो चुका है। स्पाइन का यदि फ्यूजन हो जाता है, पेरिफेरल जॉइंट भी इसमें इन्वॉल्व होने लग जाता है। याद रखना, जब भी कभी स्पाइन का फ्यूजन हो गया, यहां पर बताऊंगा मैं, जब स्पाइन का फ्यूजन हो गया तो डेफिनेटली इसमें आपको नजर आएगा कि पेरिफेरल जॉइंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कोई भी स्पेसिफिक काज आपको नजर नहीं आता, जेनेटिक फैक्टर का भी इसमें शामिल होना माना जाता है। इसलिए ऐसे लोग जिनमें इसके जीन्स होते हैं, जिसमें HLA-B27 नामक जीन्स पाया जाता है दोस्तों, उनमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होने की। लेकिन ये केवल कथा है, ठीक है, ये सारे कथा का, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे आपको पूर्ण रूप से इस लेवल पर नजर आएगा दोस्तों। कैसे? याद रखना दोस्तों, जब आप यहां पर पर्टिकुलर विचार कर रहे हो कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दोस्तों स्पेशली एक इंफ्लामेटरी डिसीज होती है जो कि वर्टिब्रल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये स्पेशली वर्टिब्रल जॉइंट्स को अफेक्ट कर रही है, जो कि स्पाइन को रियली स्टिफ बना देता है। ठीक है, जो आपका स्पाइन है उसको रियली में, वास्तव में बहुत ज्यादा स्टिफ बना देता है दोस्तों। साथ ही साथ इसका इफेक्ट जो होता है आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, जब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होता है ना, आपकी आईज में, क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं, आपकी आईज में और आपकी ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, आपकी आईज में आपके ब्लड वेसल्स को भी ये अफेक्ट करता है। और इसका आज सबसे सुंदर उदाहरण दिया था हमारे ग्रुप में आफ्टरनून क्लास में, शायद ध्यानेश्वर पाटिल सर ने दिया था कि आईज के लेवल पर कॉम्प्लिकेशन थी और उन्होंने स्मेल कराया और साथ में ग्लोबल्स भी दिया, 2 ग्लोबल्स डेली। ठीक है, एस्ट्रेल और वर्बन का स्मेल कराया। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, उनको जितना भी कॉम्प्लिकेशन थे, सारी कॉम्प्लिकेशन 5 दिन के अंदर सबसाइड हो गए। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल आपको समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर आइस का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आइस भी इन्वॉल्व होती है दोस्तों, ब्लड वेसल्स भी अफेक्टेड होती है। अगर ये दोनों चीज इन्वॉल्व हो रही है, आइज और ब्लड वेसल्स, तो आप सोच लीजिए आपको यहाँ पर न केवल न्यूट्रिशन, हम कहते हैं ना अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, यहाँ भी बहुत आप ये दो सिस्टम आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए जब हम इसको मेडिसिन के रूप में जानेंगे और डिसीज के रूप में जानेंगे तो बहुत डिफरेंस नजर आता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इस डिसीज को एक नाम मेडिकल साइंस में दिया गया है, बेट्रियो डिसीज। याद रखना दोस्तों, बेट्रियो डिसीज के नाम से जाना जाता है इसको मॉडर्न साइंस में, बेट्रियो डिसीज। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब आप कोई केस को ट्रीट कर रहे हो और वहां पर आप देख रहे हो दोस्तों सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो अर्थ्रोपैथी, सीरो नेगेटिव यानी सीरम में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो अर्थोपैथी में ये सभी ऑटोइम्यून डिसीज होती है दोस्तों, जो जॉइंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, डायरेक्टली बोल रहा हूं, ये ऑटोइम्यून डिसीज होती है जो डायरेक्टली जॉइंट को अफेक्ट करती है। इसलिए प्रोटोकॉल क्या, S5A3 वेन 1, इसको कभी नहीं भूलना। ये जॉइंट्स के हर लेवल में, ऑटोइम्यून के डिसीज के हर लेवल में 10,000, 5,000, 1,000 आपके पास जो तीनों बहुत इफेक्टिव है। लेकिन देना ओनली 2 ग्लोबल्स इन हॉट वाटर इन द मॉर्निंग, 3 दिन देना बंद कर देना, 1 2 3, 3 दिन देना बंद कर देना। ठीक है, हर महीने देना है। ठीक है,
इसीलिए याद रखना, जितने भी सीरो नेगेटिव केस आ रहे हैं, रोमैटिक फैक्टर इज नॉट फाउंड इन द ब्लड। जब आप ब्लड टेस्ट करा रहे हो, आरए फैक्टर की सीरो नेगेटिव आ रहा है, यानी वहां पर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं बन रही है। जैसे हमने रोमेटिक अर्थराइटिस के लेवल पर बनते हुए देखा था कि जॉइंट्स में एंटीजन आ गया, डिजनरेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है और उसके कारण प्रोसेस हो रही है, वो यहां पर देखने को नहीं मिलता। एडल्ट में जब आप टेली करते हो वर्टिब्रल कॉलम की, तो सिंपली आपको नजर आता है, सबसे पहले आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, 5 लंबर वर्टिब्रा, देन सैक्रल एंड कॉक्सिक्स वर्टिब्रा, टोटल 33 वर्टिब्रा का लेवल यहां पर आपको नजर आता है। ठीक है, याद रखना, जब आप यहां पर सेक्रम पर बात करते हो, तो सेक्रम पर ये पेल्विक बोन जो होती है पर्टिकुलरली दोस्तों, उसके इलियम पार्ट से अटैच होती है, क्योंकि कॉक्सिक्स तो फ्यूज होती है। तो ये जो लास्ट पार्ट होता है आपका सेक्रम का, वो सेक्रल पर आकर इलियम बोन यहां पर अटैच होती है दोस्तों, जिसे हम सेक्रो इलियक ज्वाइंट कहते हैं। सेक्रो इलियक ज्वाइंट के रूप में कनेक्ट होती है। याद रखना दोस्तों, जब वर्टिब्रा के लेवल पर यहां पर इन्फ्लामेशन होगा, तो न केवल स्पाइन में सेक्रो इलियक ज्वाइंट भी यहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करके चलें, तो याद रखना, वर्टिब्रा के बीच में दो प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के ज्वाइंट होंगे दोस्तों, है ना। ये दोनों ज्वाइंट ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो ज्वाइंट है वर्टिब्रा के, दो वर्टिब्रास है, उनके बीच में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो इस प्रकार से दोनों के शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करती है। ये स्पेशली टाइप 1 और टाइप 2 कोलेजन फाइबर से बनी होती है, बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है। टाइप 1 टाइप 2 कोलेजन फाइबर से बनी होती है। इनमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एन्युलर फाइब्रोसिस, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, बाहरी पार्ट होता है, ठीक है, आउटर में रहता है दोस्तों, और एक अंदर होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस, जो सेंटर में होता है। ठीक है, ये जो आउटर पार्ट होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, सॉफ्ट तो है, म्यू प्योरली सॉफ्ट है, लेकिन अंदर की तुलना में हार्ड होता है। लेकिन जो अंदर होता है वो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, जो फैलता है, जब प्रेशर पड़ता है तो फैल जाता है, वापस प्रेशर हटता है, वो वापस अपने नॉर्मल लेवल पर होता है, और ये कुशन के जैसे काम करता है और शॉक अब्जॉर्बर के रूप में यहाँ पर काम करता है। लेकिन जब यहाँ पर ज्वाइंट्स की बात आएगी, तो ये ज्वाइंट्स का सबसे पहले यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन यहाँ छोटे छोटे फैसेट्स होते हैं, ये फैसेट्स बोलते हैं फैसेट ज्वाइंट। ये दोनों फैसेट ज्वाइंट्स भी यहां पर इन्वॉल्व होते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, और ये डेंजरस क्रिएशन क्रिएट करता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लेवल पर, और बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है दोस्तों। इसीलिए ये डिस्क प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे स्लिप डिस्क, आगे हम पढ़ेंगे बल्जिंग ऑफ डिस्क। यहाँ पर ये इसका बल्जिंग हो जाना है, स्टीनोसिस हो जाना है, ये क्या होता है, डीजनरेशन क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो वर्टिब्रा के बीच होता है, जो स्लाइटली मूवमेंट को अलाउ करता है, थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर अलाउ हो जाता है, ठीक है, यानी शॉक ऑब्जर्वर के जैसे काम करता है, और ये मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वहां पर मूवमेंट कितना फास्ट होगा, कितना आप मूवमेंट, वो स्टीफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा ऊपर से कूद जाइए, ठीक है, आप मान लो कि आप 5-7 पेड़ी पर चढ़ गए और कूद जाओ, आप देखो आपके कमर में झटका लगता है कई बार, और कई बार पेशेंट ये बोलता है, साहब मैं ऊपर से कूदा था, उसके बाद देखो मेरे को स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ऐसा हुआ कि मैं कुछ दिनों तक चलना फिरना भी मैं नहीं कर पाया ढंग से। डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, ये बहुत डेंजरस होता है, जो आगे जाकर जैसे जैसे वेट बियरिंग होता है, या कई ऐसी कंडीशन होती है कि अचानक आप काम करते करते छोड़ देते हो, बोन में डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सीवियर कंडीशन आपको डेवलप होती है, जो बताया जाता है कि आपको बल्जिंग हो गया, डिजनरेशन हो गया, आपका स्टीनोसिस हो गया, यानी इसी पर्टिकुलर इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पर प्रेशर हो गया, वो बाहर निकल गई, या उसमें कोई डिजनरेशन हो जाए। प्रत्येक वर्टिब्रा में फैसेट जॉइंट्स होते हैं, ये भी साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ये जितने भी फैसेट जॉइंट्स हैं, ये भी यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट्स के रूप में होते हैं, यानी जॉइंट्स कैप्सूल साइनोवियल फ्लूइड इनके बीच में होता है। और जब आप अपनी बैक को स्ट्रेच करते हैं दोस्तों, यानी बैक में खिंचाव लाते हैं, तो ये कैप्सूल भी स्ट्रेच होता है। याद रखना, ये कैप्सूल भी स्ट्रेच होता है, इसमें भी खिंचाव आता है, और ये जॉइंट स्पेस में प्रेशर को क्रिएट करता है दोस्तों, लेकिन प्रेशर को स्पेशली डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, प्रेशर को स्ट्रेच करेगा, प्रभावित करेगा, लेकिन डिक्रीज करने का काम करेगा, और यही कारण है जब जॉइंट स्पेस में ये प्रेशर को डिक्रीज करेगा, इसी के कारण आप देखते हो ना क्रैकिंग साउंड आता है। ठीक है, यही प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्रैकिंग साउंड डेवलप करता है, जो कि गाइड करता है कि लिमिट रेंज है आपकी।
आपकी जो रेंज है लिमिट हो चुकी है, पहले जैसे आप नहीं हो, आपकी लिमिट रेंज हो चुकी है और इसीलिए स्पाइन के मोशन को लिमिट करता है। पहले आप खूब एक्सरसाइज कर लेते थे, अभी आप बैठ के काम कर रहे हो, आपकी तोंद बाहर आ गई, आपका वेट बढ़ गया, तो क्या आपका स्पाइन का वर्क आपने मेंटेन करा? नहीं करा। ठीक है, इसलिए वहां पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन का बोन के लेवल पर डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों, जो फेशियल जॉइंट्स का होता है। याद रखना, इस फेशियल जॉइंट्स का होता है और इसका एग्जैक्ट कॉज वहां पर अनक्लियर है, लेकिन ये माना जाता है कि ऑटो इम्यून प्रोसेस के माध्यम से ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसीलिए याद रखना, यहां पर जब ऑटो इम्यून का लेवल आएगा फिर वही बात हो जाएगी। यहां पर ऑटो इम्यून सिस्टम अटैक करता है अपने स्वयं के टिश्यूज के लेवल पर, जैसे टाइप 1 टाइप 2 कोलेजन फाइबर जो यहाँ पर होते हैं, जो टिश्यूज में, जॉइंट्स में, वहां पर ये डेवलप होता है और कोई भी ऑटो एंटीबॉडी का इसमें लिंक नहीं पाया जाता। याद रखना, यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑटो एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, ज्यादातर इम्यूनिटी के लेवल पर मास्ट सेल्स, याद रख लेना, ज्यादातर इम्यूनिटी के लेवल पर मास्ट सेल्स बॉडी में उसका एक मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, जो यहां पर डेवलप होता है। और ये जो मैंने कहा था 9 पार्ट बनकर एमएचएससी का निर्माण करते हैं, इसमें क्लास 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लास 1 मॉलिक्यूल्स। और इसीलिए यहां पर जब मोस्ट इंडिविजुअल में देखोगे एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में एक जीन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, HLA-B27। HLA-B27 ये सबसे ज्यादा यहाँ पर जीन इन्वॉल्व होता है, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लेवल पर अपना इंटरफेरेंस दर्शाता है। इसीलिए HLA-B27 टेस्ट कराकर आप पता लगा लेते हो कि इसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पॉजिटिव है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद रखना, ये एक स्पेशल टाइप के MSC1 क्लास 1 मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड करके रखता है, उसको इनकोड करता है और वो दर्शाता है आपके बॉडी में कि हाँ साहब, इसको तो यहाँ पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पॉजिटिव है, बिकॉज आपने वहां पर एंकिलोजिंग के लेवल पर आपने HLA-B27 आपके ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के जो सेल है हमने पढ़ा था, DR1 DR4 उसी में से एक है ये। ठीक है, ये B27 होती है दोस्तों, जो एक स्पेशल प्रकार का MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स को इनकोड करता है। इसलिए याद रखना, MSC1 मॉलिक्यूल्स टी लिम्फोसाइट, CD4, CD8, टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है दोस्तों, और इसमें सब होती है। इसीलिए इसमें टी सेल रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हो जाती है, जो एंटीजन से बाइंड हो रही है, और नॉर्मली इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है इम्यून सिस्टम कि ये एक हार्मलेस सेल्फ एंटीजन है। जैसे मैंने कल आपको रोमेटिक अर्थराइटिस में पूरा डिटेल बताया था, उसको लगता है ये हार्मलेस एंटीजन है, अंदर ले लेता है, इसीलिए ये रिस्पांस नहीं देता आपको। जब डिसीज डेवलप हो जाती है तब रिस्पांस देता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को लगता है कि बहुत अच्छी सेल ले लो सेल्फ एंटीजन के लिए। ठीक है, वो घूस देकर अंदर चली जाती है, आपको घूस दे दिया, ले लो ले 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 ले, आपने ले लिया घूस, चला जाए यार, ठीक है देखेंगे जो होगा। आपने अपना घर भर लिया लेकिन पूरी बॉडी को डेवलप कर दिया डिसीज के लेवल पर। इसीलिए याद रखना दोस्तों, नॉर्मली इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और एक हार्मलेस सेल्फ एंटीजन बनाकर अंदर ले लेता है, ये रिस्पांस नहीं होता देता। लेकिन जब यहाँ पर इम्यून सेल्स इसको फॉरेन पार्टिकल को बाद में रिकॉग्नाइज करती करे, यार ये तो हमको धोखा देकर अंदर आ गया, अब ये हमारे शरीर में डैमेज कर रहा है, तब वो ज्यादा से ज्यादा साइटोकाइन्स को रिलीज करती है दोस्तों। भाई करेगी क्या वो, इसके अलावा इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा साइटोकाइन्स को यहाँ पर रिलीज करती है, जिसमें बहुत सारी इम्यून सेल्स भी होती है दोस्तों, जो यहाँ पर आने की प्रेरणा मिलती है उनको, वो भी यहाँ आ जाती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये भी साइटोकाइन्स के लेवल पर TNF अल्फा, इंटरलिकिन 1 को बराबर सिक्रेट करने लगती है। ये सब इन्फ्लामेशन में समझेंगे क्या सेल है, इनका काम क्या है। ठीक है, ये वहां सिक्रेट होती है और ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लामेशन के कारण, जब इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगा, इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन। लास्ट में क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, रिपेयर होगा या रिजनरेशन होगा, दो चीज होती है। यदि इलेक्ट्रोमेपैथ की बात करो, होम्योपैथ की बात करो, आयुर्वेद की बात करो, तो ये रिजनरेशन कराने में मजबूती के साथ खड़ी हो जाती है कि नहीं हमें रिपेयर नहीं चाहिए, रिपेयर कराओगे तो फाइब्रोसिस हो जाएगा, हमें रिपेयर नहीं चाहिए, हमें रिजनरेशन कराना। अगर आपने अर्ली स्टेज में कराया, आप वहां पर रिजनरेशन करा सकते हो, लेकिन अगर आपको रिपेयर कराना है दोस्तों, तो जितने भी इंटरवर्टेबल जॉइंट्स होंगे, वहां पर जब फाइब्रोसिस होगा, रिपेयर होगा, आप देख लो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे दोस्तों।
ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, आपका फंक्शन लिमिट हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे फैसेट ज्वाइंट आपके सेक्रोइलियक ज्वाइंट फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स के द्वारा वहां पर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं दोस्तों, ये दोनों वर्टिब्रल जॉइंट और सेक्रोइलियक जॉइंट, यहां पर जो नॉर्मल सेल्स है वो परिवर्तित होकर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में बदल जाती है और वो जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहां पर रिप्लेस करती है दोस्तों, रिपेयर करती है। यानी बार बार यदि आपने वहां पर इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस किया, फाइब्रस टिश्यू के बनने के कारण फाइब्रस ब्रेन जॉइंट के अराउंड बन जाते हैं, जो कि मोशन को लिमिट कर देते हैं, ये मेन कैरेक्टर है। ठीक है, वो फाइब्रस ब्रेन जब जॉइंट के आसपास बन जाएंगे, वो मोशन को लिमिट करेंगे, तब वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे दोस्तों। इसीलिए यहां पर ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाती है दोस्तों, और ये ओस्टियोब्लास्ट जब एक्टिवेट होगी, आपको याद रखना है, इसी के कारण ओसिफिकेशन हो जाता है ना। हम ये पढ़ेंगे बोन के लेवल पर कि ओसिफिकेशन क्या होता है। आप कहते हो ना 18 साल और महिलाओं में 21 साल बाद जेंट्स में बोन का ओसिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, है ना। यही कंडीशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर ओसिफिकेशन ऑफ बोन हो जाता है, और जब फाइब्रस बोन में, वो फाइब्रस टिश्यू बोन में परिवर्तित होता है, तो प्रारंभ में जॉइंट्स में एजेस बनते हैं। आपने जैसे वहां पढ़ा था ओस्टियोफाइट, ठीक है, यहां पर आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिंडेस्मोफाइट्स, ठीक है। वहां पर आपने बोन के एजेस लंबे लंबे होते चुभ रहे थे, हिल पेन हो रहा था, ऑस्टियोफाइट डेवलप हो रहे थे, ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस, यहां पर सिंडेस्मोफाइट डेवलप होता है। और ये जो सिंडेस्मोफाइट डेवलप होता है स्पाइन को, स्पाइन में बन रहा है, इसलिए इसको सिंडेस्मोफाइट बोलते हैं। और ये जॉइंट्स में जब एजेस बना देंगे दोस्तों, तो याद रखिए पूरे स्पाइन को इमोबाइल बना देंगे, क्योंकि यहां आपको पता है कि जिनको पता है हील पेन हो रहा है, अगर ऐसी कंडीशन होती है, स्पाइन को इमोबाइल बनाता है, तो बॉडी के अन्य पार्ट को भी प्रभावित करेगा दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है जरा सा मूवमेंट किया पेन होता है स्पाइन में, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि एंटीरियर यूवाइटिस, ठीक है, याद रखने का दोस्तों, जब आंखों के लेवल पर अगर इसका कॉम्प्लिकेशन गया, तो वो एंटीरियर यूवाइटिस डेवलप करता है, और ये बहुत डेंजरस होता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण आंखों में एंटीरियर यूवाइटिस डेवलप होता है। अगर यही कारण अगर एओर्टिक वॉल के लेवल पर हो जाए, तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो एओर्टिक वॉल होते हैं, कभी कभी वो भी डैमेज हो जाते हैं लेटर स्टेज में, और इसी के कारण एओर्टिक रिगर्जिटेशन होना शुरू होता है, एओर्टा से ब्लड वापस आ जाता है। ठीक है, और टेंडन का अगर इन्फ्लामेशन हो गया, तो याद रखना, जिसको आप बोलते हो एकिलिस टेंडेनाइटिस। ठीक है, एकिलिस टेंडेंस की जो प्रॉब्लम होती है, वो भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंथेसाइट्स। ठीक है, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं इंथेसाइट्स। ये भी एक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है दोस्तों। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको जब नजर आते हैं, आप लोगों का प्रोटोकॉल डायग्नोस्टिक लेवल पर बनता है कि हाँ भाई, ये तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का काज है। इसीलिए जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का आप प्रारंभिक साइन और सिम्टम देखते हो, वो होता है पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन, हिप्स में स्टिफनेस आना मॉर्निंग में, या इनएक्टिविटी के पीरियड के बाद तो बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है। नेक में पेन होता है, पेशेंट लगातार फटिग भी बना रहता है, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स ये है दोस्तों। लेकिन जब नेक में अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है दोस्तों, वहां पर इंप्रूव या स्टॉप होता चला जाएगा। यानी जो उसके सिम्टम है, या तो इंप्रूव हो जाएंगे अगर आपने ध्यान देकर काम कर लिया, इलास्टिसिटी को मेंटेन करा, न्यूट्रिशन को, पेन को, मसल्स, फाइबर, लिगामेंट, कैल्शियम का मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को मेंटेन करा, आप रिकवर भी हो सकते हो। लेकिन यदि लंबे समय तक आपने इरेगुलर इंटरवल पर आपने देखा आपके स्पाइन के बेस और पेल्विक के बीच में पाए जाने वाला सेक्रोइलियक जॉइंट और फेशियल जॉइंट, आपका फेसेट जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो गया, तब आप बहुत डेंजरस कंडीशन में जा चुके होंगे दोस्तों। टेंडन्स और लिगामेंट जो बोन से जुड़ते हैं, वो जगह सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है, मुख्य रूप से स्पाइन में दोस्तों। किंतु कभी कभी हमारे हील के बैक में बहुत सीवियर दर्द होता है एकिलिस टेंडन के लेवल पर दोस्तों, और यही कारण है कई बार ब्रेस्ट बोन और रिब्स के बीच की कार्टिलेज भी प्रभावित होते हुए देखा है दोस्तों मैंने। इसीलिए शोल्डर और हिप जॉइंट सबसे ज्यादा यहाँ पर अफेक्टेड होता है। और अगर ऐसा होगा, तो जो सिम्टम आपको मिलते हैं ना, पेशेंट बोलेगा मुझे पेन तो हो रहा, लेकिन वेट लॉस हो रहा, फीवर हो रहा, फटीग हो रहा, वहां पर बहुत ही सीवियर बटक पेन हो रहा, सर्वाइकल थोरेसिक रीजन आने पर नेक और बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा, स्टीफनेस हो रहा,
रिब्स के इन्वॉल्व होने पर शोल्डर जो कंडीशन इन्वॉल्व होती है मूवमेंट की वो नहीं होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डेवलप हो जाएगी। जब ये सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं दोस्तों, तो हमेशा याद रखना लो ग्रेड एनीमिया हमेशा मिलेगा क्रोनिक डिसीज के साथ। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले ANA टेस्ट कराइए आप, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कराइए आप, दूसरा रोमेटिक फैक्टर कराइए आप, RF फैक्टर, तीसरा HLA-P27 एंटीजन के टेस्ट कराइए, जो पॉजिटिव मिले तो आप समझ जाएंगे। एक्सरे पेल्विक रीजन कराइए, ठीक है, पीए व्यू, और जब आप कराएंगे सेक्रोइलियक या सेक्रोइलियक जॉइंट्स के लेवल पर फ्यूजन मिलेगा और डायरेक्टली आप वहां पर डायग्नोस करेंगे। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, यदि पुराना केस आता है तो सीधे MRI कराइएगा। ठीक है, वहां पर जॉइंट्स की जितनी भी नेजरिंग होती है ना, माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन में आती है। इरोजन का जितना लेवल होता है, जॉइंट के फ्यूजन का जितना लेवल होता है, पूरी बॉडी का आपको दिखा देता है। इसलिए एक्सरे, सीटी, बॉम्ब, इसमें बम्बू स्पाइन डेवलप होता है दोस्तों। आपका जो एक बम्बू होता है ना, बम्बू के जैसे स्पाइन हो जाता है, इसलिए होलो अपीयरेंस डेवलप होता है और वो क्लियरली इंडिकेशन होता है कि भाई यहाँ पर ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हुआ, तो इसमें ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, आप डायग्नोस कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हो तो ट्रीटमेंट के प्लान में सबसे पहले इन्फ्लामेशन और पेन को कवर करना है। आप वहां पर फिजियोथेरेपी या जितनी भी एक्सरसाइज के लेवल को, स्लो एक्सरसाइज जो बैठ के कर सकते हो आप वो कराइए, हल्का हल्का मूवमेंट कराइए। ठीक है, अगर वो इन्वॉल्व करते हो तो मेरा मानना है दोस्तों, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को भी हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना मैंने चैलेंज किया है, 90 से 95% तक रिकवर करके लाया हूं दोस्तों। लेकिन दिक्कत क्या आती है, पेशेंट जितना अर्ली स्टेज में आएगा ना, उतनी जल्दी हम उसको क्वालिटी पैदा करेंगे। जितना लेट आया तो आपको मालूम है, अगर फ्यूजन हो गया तो फिर झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, याद रखना एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे बेस्ट रोल होता है C4L1B C4F1W का, या फिर सीधा C4S5L1F1W B D6 में। आप S5 C4L1F1 B D6 बना लो, उसमें ऊपर से B डाल दो। ठीक है, बहुत मिरेकल रिजल्ट होगा। आप बोन की तरफ पूर्ण रूप से सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हो। ठीक है, याद रखना यहां पर यदि आपने ऑर्गेनोबूस्टर C3 और ऑर्गेनोबूस्टर C5 दोनों को D7 में डीजनरेशन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर आप D7 में दोनों प्रोटोकॉल में से किसी एक को सपोर्टिव में चला दिया तो मेरा मानना है दोस्तों गजब के रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये मैंने अभी भी शुरू किया है। ये जब इंटरवर्टेब्रल डिस्क में प्रॉब्लम आती है तो C3 को देता हूं, यदि फैसेट जॉइंट्स में के लेवल पर आती है तो C4 को देता हूं। ठीक है, यहां पर S6A3L1B अल्टरनेट देन C4N1WE, ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है दोस्तों, बहुत ही सॉलिड रिजल्ट यहां पर हमको देखने को मिले। लेकिन अगर इस प्रोटोकॉल को दे रहे हो तो C4F1A3N1S1 भी मत भूलना, सेकंड डायल्यूशन में बहुत अच्छा काम करता है। C4F1A3N1S1 बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। मैंने जितने भी पेशेंट को दिया है सेकंड डायल्यूशन में बहुत तेजी के साथ हीलिंग होती है। स्लिप डिस्क की मास्टर मेडिसिन मानता हूं मैं, याद रखना C4F1A3N1S1 स्लिप डिस्क, यानी आपके डिस्क ये इंटरकलेक्टर डिस्क जो आगे पीछे हो जाती है, उसकी बहुत ही मैजिकल रिजल्ट है। ये देकर इसको C3 के साथ में शुरू कर देता हूं, C3 ग्लोबल्स में। ठीक है, उसके साथ में ये सेकंड डायल्यूशन चला देता हूं। मुझे स्लिप डिस्क में बहुत है, मेरी मां को ही था दोस्तों, 4 महीने के अंदर मैंने ठीक किया था स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। ठीक है, C4A2F1RE ऑल पेन क्योराइल या स्पेशल पेन क्योराइल, तीनों का रिजल्ट मुझे इक्वल मिला। आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन याद रखना एक प्रोटोकॉल में जो हमारे डॉक्टर राधेश्याम कुबरा जी जो उल्टा सीधा काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं। उनका कहना है C3 C4 C5 A2 F1 को जी के साथ जब मैंने 200 डायल्यूशन में दिया, सर मेरे रिजल्ट फास्ट हो गए। ऐसे सीना खड़ा होकर बोलता है मेरे सामने। मैं उसको बोलता इसमें लॉजिक क्या, मैंने तेरे को थोड़ी सिखाया है कैसे काम कर रहा। बोले सर A2 200 आपने नहीं सिखाया, पेन किलर होता है, F1 200 आपने नहीं सिखाया, पेन किलर होता है, तो फिर C3 C4 C5 तो मैंने अपने मन से जोड़ दिया। आपने कहा था C3 कार्टिलेज पे काम करता है, C4 बोन पे काम करता है, C5 तो मसल्स पे काम करता है। ठीक है, तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, यहाँ तो तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार भाई, तेरे से मैं तो बहस कर नहीं सकता। C3 C4 C5 A2 F1 G200 वो देता है, और एक पहाड़ी इलाके में रहता है दोस्तों, और उसके पास इलेक्ट्रोमेपैथ ट्रीटमेंट दूर दूर से लोग लेने आते हैं। ठीक है, जहां गाड़ी भी नहीं जाती है और वहां पर वो ट्रीटमेंट करता है इलेक्ट्रोमेपैथ का। इसलिए ऐसे लोगों को हेड्स ऑफ होता है जो इस प्रकार के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट को
फॉलो अप करते हैं। उम्मीद करूंगा ये चीज आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करूंगा कि बहुत ही जल्दी फटाफट रिजल्ट आपको दिखाने को मिलेगा मौका दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया, कल हमने बहुत सारा कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया का समझ लिया था। आज हम उसके डायग्राम को समझ के उसके पूरे फंक्शन को जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। और एक क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया था, आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी मेडिसिन डायरेक्टली काम करती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टर है ना। ये उसकी आउटर लेयर है, ये उसकी इनर लेयर है। इस प्रकार के उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये एक प्रकार से उसकी सीमा को बढ़ाते हैं, यानी उसकी जो परिधि होती है इस क्रिस्टी के वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये क्रिस्टी होते हैं जो फोर्स होते हैं दोस्तों, इसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स में मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, ये इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, ये केवल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर कैविटी होती है ना दोस्तों, पूर्ण रूप से मैट्रिक्स के साथ फिल्ड रहती है। अब याद रखना, मैंने कहा एनर्जी प्रोड्यूस करता, पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब पावर हाउस क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो इनर कैविटी में जो मैट्रिक्स होता है उसके साथ में फिल्ड रहती है, बहुत सारा मैट्रिक्स होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, माइंड इट, एंजाइम्स रहते हैं। इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रोमोपैथ के फिजिशियन जो सीनियर है वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमोपैथी एक एंजाइमेटिक थ्योरी है। क्यों? क्योंकि हर जगह एंजाइम्स की कमी के कारण ही एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ होता है, और वो प्लांट्स में मौजूद वो एंजाइम्स को उठाकर आप दे रहे हो, वो मेडिसिन निकाल निकाल कर आप दे रहे हो सल्फर मर्क्यूरी साल्ट के रूप में, फिर मिक्स कर रहे हो, वही मेडिसिन आप दे रहे हो। तो दोस्तों ये स्पेशली वहां पर इन एंजाइम्स को स्टिमुलेट करती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूवमेंट करता रहता है। ये स्वयं के लिए रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, ये स्वयं रिप्रोडक्ट कर लेता है डीएनए आरएनए के लेवल पर। याद रखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रख लेना, मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में सेल है तो सेल में डीएनए आरएनए होता है न्यूक्लियस के लेवल पर, और वो पूरे सेल को गाइड करता है। लेकिन यहां पर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए होता है, और इसीलिए याद रखना S5 वेन1 है ना, A3, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स यहां पर जाकर काम करेंगे। याद रखना दोस्तों, स्पेशल स्वयं के रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस पाया जाता है बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऑर्गेनेल्स होता है न्यूक्लियस को छोड़कर जिसका स्वयं का डीएनए होता है दोस्तों। अब आप इस पे समझ जाइए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं वेन1 डायरेक्टली यहां पर काम करेगा, लेकिन मेरा मानना है जो भी चीज किसी भी फंक्शन को स्टिमुलेट कर सकती है वो सारा स्टिमुलेशन यहां पर काम करेगा। ठीक है, इवन अगर आपने यहां पर किसी भी प्रोटोकॉल पे, मेरा मानना है वेन1 डायरेक्टली काम करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पे वेन1 डायरेक्टली इंटर करता है दोस्तों। इसलिए याद रखना, जब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पे जाओगे तो आपको एकमात्र एक चीज यहां पर याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कहीं पर भी एनर्जी का प्रोडक्शन पैदा करना है, हमने क्या बोला, S1 A1 RE। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ऐसी मेडिसिन बताओ जो पॉजिटिव में देने पर डायरेक्टली आपको एनर्जी प्रोवाइड की। यार भाई आप लोग कैसे हो यार, मैंने आपको कितनी बार बताया S1 A1 RE एनर्जेटिक होता है, S1 A1 W पावर जेसिक होता है। ठीक है, अब आप मुझे बता दो, पावर डेवलप करना है या एनर्जी डेवलप करना है? पावर मतलब स्ट्रेंथ, बॉडी के मसल्स की ताकत, आप मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हो S1 A1 W से। आप S1 A1 RE से क्या कर रहे हो आप, है ना, या S1 A3 RE, इससे क्या कर रहे हो आप एनर्जी डेवलप कर रहे हो। ठीक है, अब एनर्जी कहां प्रोडक्ट शुरू हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल का पावर हाउस या पावर प्लांट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सेल्यूलर फंक्शन होता है, जितने भी सेल्यूलर फंक्शन के लिए आवश्यक एनर्जी होती है वो केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जितना भी आप याद रखना, इस चीज को मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, जितना भी डाइजेस्टेड फूड होगा, जितने भी डाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी में आएगा, उसके पार्टिकल्स के ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि प्रोटीन,
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि लिपिड्स, क्रिस्टी में ही, ये जो क्रिस्टी नजर आ रहे हैं, इस क्रिस्टी में ही जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद है, उसी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के द्वारा हो रहा है। अब आपको कितने लोगों को समझ में आया कि हम जब जो भी खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स आप खा रहे हो, इसी क्रिस्टी में आ रहा है और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के द्वारा वहां पर कंप्लीटली मेटाबॉलिक प्रोसेस होकर यही माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं S1A1RE या S1A3RE, ये एनर्जेटिक प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के दौरान पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में, और इसी के साथ एनर्जी रिलीज होती है। मैं कई बार बता चुका हूं, आपने फूड कंटेंट खाया, उसमें ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन में एंजाइम की उपस्थिति वहां हुई, उसी की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, उससे ऑक्सीजन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर, और साथ में आपने देखा न्यूट्रिटिव एनर्जी मिली। ठीक है, इसीलिए एनर्जी रिलीज होती है और ये रिलीज एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है और बाद में जब भी आपको जरूरत लगती है बॉडी के प्रोसेस के दौरान एटीपी के सिंथेसिस के रूप में उपयोग में लाई जाती है, और वही एटीपी रिलीज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पढ़ा है ना, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए एटीपी के सिंथेसिस में बहुत बड़ा उपयोग इसका देखने को मिलता है। जब आप सिंथेसिस ऑफ एटीपी को देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया में, रेस्पिरेटरी के कमांड्स के द्वारा, उसके कंपोनेंट्स के द्वारा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के द्वारा, एनर्जी के यूटिलाइजेशन के द्वारा एटीपी के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी प्रोसेस जनरेट होती है दोस्तों। इसीलिए एटीपी मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया से पूरी सेल में डिफ्यूज होता है। जब यहां पर आपको डिमांड आया सेल में कि भाई आपको यहां पर डेफिनेटली एनर्जी प्रोड्यूस करना है, आप एटीपी का सिंथेसिस कीजिए। एटीपी का सिंथेसिस होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस के साथ, बर्निंग तभी होगा। ठीक है, जब वहां पर जरूरत हुई तो ये एटीपी डिफ्यूज हुआ, बना और बन के पूरी सेल में डिफ्यूज हो गया, अब सेल उसका उपयोग कर रही है। ठीक है, तो याद रखना वहां पर जब आपने एनर्जी को सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए देखा तो बहुत जरूरी होता है, बगैर एटीपी सिंथेसिस के सेल्यूलर एनर्जी को आप प्रमोट नहीं कर सकते। इसीलिए एटीपी जब उसको पहुंचाया जाता है, वो एटीपी को ब्रेक डाउन करता है और अपनी एनर्जी का उपयोग करता है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए, आप कह रहे हो कि हम डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन दे, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि डिस्टिल वाटर, अगर आपने थोड़ा सा डीजल में अल्कोहल डाल दिया, तो आप मुझे बताइए, मैंने शुरू में कहा कि सेल में एडॉप्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी आप जब तक पोटेंटाइज नहीं करेंगे, एनर्जी कैसे डेवलप करेंगे? अब जब एनर्जी डेवलप नहीं करेंगे, वो पावर कैसे डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से सेल्स की एक्टिविटी को आप जनरेट कर सके? कैंसर सेल पर काम करने की आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेल के एनर्जी का लेवल आप मेंटेन नहीं करोगे, आपका कैंसर का पेशेंट दुबला होता चला जाएगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, जब आप इस चीज को समझते हो तो एटीपी ब्रेक डाउन यहां पर होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को दोस्तों, तभी मुझे सफलता मिलेगी। ठीक है, याद रखना, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जितनी सेल रोज मर रही है उतनी नई सेल बन रही है। लेकिन यहां पर एपोप्टोसिस का क्या मतलब हुआ? ये एपोप्टोसिस के प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जितने भी साइटोक्रोम सी होते हैं, ठीक है, स्मैक बोलते हैं, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया डेराइव्ड एक्टिवेटर ऑफ कैस्पेसिस, यानी ये एक प्रकार से कैस्पेसिस को डेराइव करता है दोस्तों। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डिप्लोसेरेटेड वो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। यानी इसको मैं जब आपको एपोप्टोसिस बताऊंगा तब वहां पर बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी आप केवल ये समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। अब ये डिप्लो क्या होता है, अब उसको समझाने के लिए बहुत समय लगेगा दोस्तों। जो एपोप्टोसिस अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में है कि सेल डेथ क्या होती है ना, ब्रेन डेथ क्या होती है, सेल डेथ क्या होती है, जब बताऊंगा तो एपोप्टोसिस के प्रोसेस बताऊंगा, उसमें ये डिप्लो का पूरा प्रोटोकॉल माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल आपको साबित करके बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। याद रखना, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। याद रखना, हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स में कैल्शियम आयन के स्टोरेज की मेजर साइट को बनाने का काम करता है। ठीक है, अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट को बना रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कैल्शियम के मैट्रिक्स में स्टोर करता है, उसका सपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि भाई राइबोसोम तो आप दे रहे हो मुझे, है ना,
मैं एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में मुझे कैल्शियम का भी अगर स्टोरेज करना हुआ मैं करूंगा। और मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा कैल्शियम का स्टोरेज करके रखता है दोस्तों, जब जरूरत पड़ती है जब उसको रिलीज करता है सेल के लेवल पर। इसीलिए दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन भी करता है। आप बिलीव नहीं करोगे, यही माइटोकॉन्ड्रिया लीवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप जानते हो एमोनिया कितनी बदबूदार गैस होती है, जब आपको इंडाइजेशन होता है तब कैसी क्या बदबू निकलती है, ठीक है। लीवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इसी प्रकार की अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए बहुत नेसेसरी होता है दोस्तों ये कारण। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है सेल में। यदि आपको एनर्जी देना है आपको ये मेडिसिन का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। ये जितना भी पढ़ा अभी तक हमने सेल में सब लिमिटेड मेम्ब्रेन वाले थे, सब मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते थे। अब हम आज लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिनके अंदर कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के लेवल पर, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है, पूरी सेल में मूव करते रहते हैं, जहां मूव करना है वहां मूव कर जाते हैं। इसलिए याद रखना, राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं दोस्तों जिसमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये ऑर्गेनेल्स ग्रेन्युलर और स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, हल्के से ग्रेन्यूल्स के रूप में, हल्के से डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका डायमीटर 15 nm होता है, नैनोमीटर 15 नैनोमीटर होता है। राइबोसोम में 35% प्रोटीन, 65% राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं दोस्तों, यानी आरएनए। याद रखना दोस्तों, राइबोसोम में 35% प्रोटीन और 65% राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से बना होता है। आरएनए जो राइबोसोम में उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। याद रखना, यहां पर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यहां पर ये राइबोसोमल आरएनए, ये ट्रांसवर्स आरएनए, ये मेम्ब्रेनस आरएनए। याद रखना दोस्तों, यहां पर ये जो आरएनए होते हैं इनका सबका काम बटा हुआ है दोस्तों। राइबोसोमल आरएनए जो आर आरएनए होता है सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के साथ कंसर्न होता है। माइंड इट, यदि आपको सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस कराना है, आप केवल सेल को एक्टिवेट कर दो, प्रोटीन सिंथेसिस ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। किसको? राइबोसोम। आप राइबोसोम को स्टिमुलेट कर दीजिए, आप वहां पर राइबोसोम के लेवल पर प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते चले जाएंगे, आपकी बॉडी में हर प्रकार का वो काम जो प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़ा होता है वो राइबोसोम के माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए राइबोसोम को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। एक वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं, हमने पढ़ा था कि राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है, एक स्मूथ एक रफ। रफ पे जो राइबोसोम पाया जाता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच राइबोसोम। एक वो होता है फ्री राइबोसोम, होते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है, पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। इसीलिए आपको दोनों का महत्व पता चलेगा कि वहां पर क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले रहे थे। लेकिन जो राइबोसोम पूरी सेल में मूव कर रहे हैं वो क्या काम करते हैं, याद रख लेना। राइबोसोम का फंक्शन होता है, राइबोसोम जो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती है, याद रखना प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती है। अब अगर कोई व्यक्ति, एक घर में दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को भी वही खाना, दूसरे व्यक्ति को भी वही खाना दे रहे हो, एक आदमी मोटा होता जा रहा है, एक आदमी दुबला होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि दुबला आदमी मोटे आदमी से कमजोर है, मोटा आदमी काम करके थक जाता है जल्दी, दुबला वाला आदमी काम करता रहता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस में सबसे बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों, जब आपकी बॉडी में एक्टिवनेस होगी, यानी आपका यहाँ पर राइबोसोम बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जो एमआरएनए होता है दोस्तों, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मेम्ब्रेनस या मैसेंजर आरएनए, ये क्या काम करता है? ये मैसेंजर आरएनए दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस के जेनेटिक कोड को न्यूक्लियस से राइबोसोम में कैरी करने का काम करता है। यानी न्यूक्लियस से निकलेगा, वहां से निकला और बाहर की तरफ आया, तो बाहर की तरफ न्यूक्लियस से निकलकर राइबोसोम में कैरी करने का काम करता है। और ये राइबोसोम वहां पर एमिनो न्यूक्लिक प्रोटीन्स के लेवल पर स्मार्ट यूनिट में अरेंज रहते हैं, छोटी छोटी यूनिट में अरेंज रहते हैं, जो जेनेटिक कोड को लेकर आते हैं कि इस न्यूक्लियस ने बताया है कि ये जेनेटिक कोड लेकर जाओ।
इस प्रकार का कोड आपको कम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, ये कोड काम आपको दिया गया है, वो कोड लेकर जाता है या मैसेंजर आरएनए। और इसीलिए राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि एंजाइमेटिक प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, लाइसोसोमल प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन, जितने भी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं सब इसी राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक के लेवल पर रहता है उन्हीं के माध्यम से जनरेट होता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, फ्री राइबोसोम हीमोग्लोबिन, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन के सिंथेसिस के निर्माण के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए ये जो फ्री प्रोटीन होते हैं, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन होते हैं, आपने समझा कितने अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, एक हार्मोनल प्रोटीन, एक एंजाइमेटिक प्रोटीन, एक लाइसोसोमल प्रोटीन, एक सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन को बना रहा है, और दूसरा जो फ्री प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन के सिंथेसिस को निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राइबोसोम का आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि जब आप मल्टीविटामिन 2 का प्रयोग कर रहे हो, सिंथेसिस सेकंड प्लस डब्ल्यूआरए, कई लोगों ने मुझे कहा था इस टॉपिक के बाद में आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सिंथेसिस सेकंड डब्ल्यूआरए कैसे काम करा रहे हो। ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अरे यार बिल्कुल ठीक है, आप इन तमाम फंक्शन को जो मैं बता रहा हूं सिंथेसिस सेकंड डब्ल्यू से करेक्ट कर रहे हो, आरए तो स्टिमुलेट कर रहे हो, आप एनर्जी प्रोडक्शन करा रहे हो, दैट इज द क्लास। ठीक है, इसीलिए आपको ये बारीकियां याद रखने की जरूरत है कि केवल फिजियोलॉजी एनाटॉमिकल बिहेव पर आ रही है दोस्तों। पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं, नथिंग, किसी ने सिखाया ही नहीं तो क्या आएगा। आज हमने मेहनत करी है, और मेहनत करी है तो डंके के चोट पे बोलते हैं ये काम होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, मना कर देते नहीं होगा, है ना। और यही काम है, हम आपसे कुछ बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको सब सिखा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं यहां से सोचता हूँ, नेगेटिव सोचता हूं मैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीख रहा हूं। और देखो फीडबैक में सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल के फीडबैक ले रहे हैं, जो न मैंने पढ़ाया, न कहीं लिखा है, न किसी बुक में छपा है, आपके माइंड से निकल कर आया, आपने छापा और रिजल्ट लिया। अपने दिल से पूछेगा ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। चलिए साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है ऑर्गेनेल्स के छोटे छोटे पार्ट निकले हुए रहते हैं। सेल के साइटोस्केलेटन वो सेलुलर, भाई आप बॉडी देखते हो ना, आपके बॉडी में आप मसल्स भी देख रहे हो, लिगामेंट भी देख रहे हो, टेंडन भी देख रहे हो, बोन भी देख रहे हो, सब मिलकर आपके बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान कर रहे हैं ना। सेल के अंदर भी वही काम होगा। तो सेल के साइटोस्केलेटन वो सेलुलर ऑर्गेनेल होते हैं दोस्तों, जो पूरे साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले डिफरेंट साइज के स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स का नेटवर्क होता है। ये बिल्कुल अलग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, इनसे बिल्कुल अलग होता है। और ये स्पेशल एक सेल के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, और उसी के द्वारा ये सेल की साइज को बनाते हैं, उनको निर्धारित करते हैं कि स्मॉल साइज, मॉडरेट साइज या जाइंट सेल है दोस्तों, और इन सेल को सपोर्ट प्रदान करते हैं। और यही सेलुलर मूवमेंट के लिए भी आवश्यक होता है। सेल इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, उनके मूवमेंट के लिए भी जरूरी होते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई से सेल के रिस्पांस को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। यानी बाहर से यदि ये सेल है, बाहर से अगर कोई स्टिमुलेशन आया तो ये जो फाइब्रिल्स होते हैं ये स्पेशल एक अलग अलग कैरेक्टर होता है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर पॉइंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं ट्यूबुलिन। ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो ये इस प्रकार से साइटोस्केलेटन में 3 मेजर प्रोटीन कंपोनेंट पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इनके पार्ट्स आप समझ जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मैं आगे जो बताने जा रहा हूं वो समझ में आ जाएगी, और आप बोलोगे यार हमने अगर सेल में काम कर दिया तो हम एपिथेलियल सेल को ठीक कर सकते हैं, हम एस्ट्रोसाइट्स को ठीक कर सकते हैं, हम नर्व सेल को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी सेल जो हमारी बॉडी में मौजूद उनको ठीक कर सकते हैं, हम मसल फाइबर को ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेल पर काम करना है। इसीलिए मेटी जी की सोच देखिए, उन्होंने C1 जितने भी कैंसर ग्रुप की मेडिसिन बनाई है वो इसी की सोच के आधार पर बनाई, कि फंक्शन एक अलग कैरेक्टर है, स्ट्रक्चर सबका एक है। नोज है तो सबके जितने भी आदमी इस दुनिया में मौजूद है सबके नोज का एक ही स्ट्रक्चर है।
भले ये नोज छोटी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, तोते जैसी हो सकती है, लिम्फेटिक के अलग ब्रिज लेकर आपके लिम्फेटिक के आगे सेंग्वाइन में बिल्कुल तोते जैसे ऊपर जाके जा रही है, ठीक है, सबकी स्ट्रक्चर तो सेम होगा लेकिन फंक्शन अलग अलग। मेरे को छींक आ रही है तो सामने वाले को नहीं आ रही, यानी फंक्शन अलग है, ठीक है। आप फंक्शन के साथ स्ट्रक्चर मिला दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पेशली साइटोस्केलेटन में पाए जाते हैं। भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, ठीक है, आपको याद रखना फाइब्रस सब यूनिट्स होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इसी तरह का होता है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन का माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्ट्रेट लंबा होलो दिख रहा है, होलो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इन ऑर्गेनेल्स में लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है और यही कारण है ये डिफरेंट बंडल के रूप में अरेंज रहते हैं, दिख रहा है ना आपको, डिफरेंट बंडल के रूप में अरेंज रहते हैं। और यही कारण है दोस्तों, जब प्रत्येक ट्यूब्यूल को आप देखते हो तो 20 से 30 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं, 20 से 30 नैनोमीटर डायमीटर के, और इसीलिए माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ अलग अलग होती है सेल के साइज के ऊपर, और ये उसकी थिकनेस के 100 टाइम्स ज्यादा होती है। याद रखना दोस्तों, उसकी थिकनेस की 100 टाइम्स ज्यादा होता है दोस्तों, कई बार तो 1000 टाइम्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। यदि आप स्ट्रक्चरली देखते हो दोस्तों तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बिल्कुल ग्लोबुलर प्रोटीन जिसे हम ट्यूबुलिन कहते हैं, ये दिख रहा है ना, ये ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर है, इस ट्यूबुलिन की तरह से होता है दोस्तों। और ये बंडल्स के द्वारा अरेंज रहता है और स्पेशल ट्यूब्यूल्स की दो सब यूनिट होती है, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है, अल्फा यूनिट और बीटा सब यूनिट, ये दोनों यहां पर पाई जाती है। और याद रखिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन, माइक्रोट्यूब्यूल्स अकेले ही काम कर सकता है दोस्तों, और अगर इसने अन्य प्रोटीन के साथ जुड़कर काम किया तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है तो याद रखो, यही साइटोस्केलेटन जब आप फंक्शन के रूप में देखते हो, आपकी नोज में सीलिया है, आपके यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में सीलिया है, ठीक है, आपके बॉडी में बहुत जगह फ्लैजिला है, आपके सेंट्रियोल्स है, ठीक है, उनका निर्माण यही करती है, यही माइक्रोट्यूब्यूल्स करती है, इसीलिए अपने बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को प्रोवाइड करती है। ये सेल की शेप को निर्धारित करती है, सेल की स्ट्रक्चरल स्ट्रेन को प्रोवाइड करती है, जितने भी कन्वे बेल्ट के जैसे काम करती है, अर्थात किसी भी चीज को आपको आगे बढ़ाना है, जैसे ग्रेन्यूल्स, जैसे वेसिकल, जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कुछ ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि के मूवमेंट में बहुत मदद करती है दोस्तों ये माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। याद रखना, आपकी बॉडी में बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स पाए जाते हैं, उनका निर्माण करती है, यानी आप जो देखते हो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये पर्टिकुलर आपके क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। याद रखना, ठीक है, अगर ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेगी दोस्तों तो ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ठीक है, जो माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम को सेपरेट करती है, यानी एक न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जितने क्रोमोसोम्स होते हैं पहले कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर मतलब इकट्ठे हो जाते हैं गुच्छे के रूप में, फिर डिवाइड होते हैं, आधे इधर हो जाते हैं आधे इधर हो जाते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से सेल का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस आधा इधर चला गया, आधा इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसके दौरान, ये सेपरेट करने के दौरान अपना वर्क दर्शाते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। इसीलिए सेंट्रियोल और सीलिया जैसे जितने भी कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये पूरी सेल के मूवमेंट को रिस्पॉन्सिबल प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है। पूरी सेल में आप सोचो कितना बड़ा चीज हो गया, सेंट्रियोल्स का नाम छोटा सा, ये केवल और केवल सेल डिवीजन के लेवल पर काम करता है, वो भी माइटोसिस के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और जब ये लगातार होता है सेल में तो सेल्स की कैपेबिलिटी बनाता है, यदि सेल को कोई इंजुरी हुई, न्यूक्लियस सेल के बाहर हो गया, सेल मर गई, खत्म हो गई, लेकिन सेल की इंजुरी हुई और न्यूक्लियस अंदर है, सेल को आप रिजनरेट कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, दोनों प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। अगर बहुत बड़े पैमाने पर डेंजरस कंडीशन है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, रिपेयर कर सकते हो, लेकिन आपको न्यूट्रिशन आपने प्रोवाइड कर दिया फटाफट। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, इलेक्ट्रोमैथ में अगर प्रोटोकॉल चलाना तो आप दो चीज देखिए, किस ऑर्गन को न्यूट्रिशन देना और किसको नेगेटिव मेडिसिन देकर वहां पर मोर नेगेटिव, भाई आप बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, उस ज्यादा एनर्जी को देकर वहां पर जो उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ हो रही है उस स्ट्रेंथ को मोटिवेट करने का काम कर रहे हो, उस स्ट्रेंथ को संभालने का काम कर रहे हो, और जितनी स्ट्रेंथ आपने डिसीज को रोक दिया, डिसीज फैलेगी नहीं, वहीं के वहीं रुक जाएगी दोस्तों,
और यही कारण है सेंट्रियोल सीलिया जैसे कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। दोस्तों ये इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोप्लाज्म के वो स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं दोस्तों, और इस न्यूक्लियस से लगाकर पूरी पेरिफेरी तक फैले हुए रहते हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रोप लाइक, जो रोप होती है ना आप एक जगह से दूसरी जगह, उस प्रकार के पॉलीमर्स के द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों, जो कि फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं, और इसीलिए इनको 5 सब क्लास में डिवाइड किया जाता है। अगर ये चीज समझ गए तो आप समझ जाओगे कि ये इंटरफिलामेंट आपके बॉडी में कितना नेसेसरी है। आपने केराटिन का नाम सुना है ना? एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो डेड सेल आ रही है उसको केराटिन सेल्स बोलता है। तो इस एपिथेलियल सेल्स में केराटिन के रूप में ये इंटरमीडिएट फिलामेंट ही है। ठीक है, ग्लायल फिलामेंट नाम सुना आपने? ग्लायोमा, ब्रेन ट्यूमर होता है ना, ग्लायोमा कितने लोग जानते हो, है ना? उस ग्लायल फिलामेंट्स को एस्ट्रोसाइट्स में यही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, ये ग्लायोमा डेवलप करते हैं। न्यूरोफिलामेंट नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, लंबे लंबे। ठीक है, विमेंटिन, विमेंटिन बहुत सारे सेल्स में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना। और पांचवा होता है डेस्मिन, मसल फाइबर में पाए जाते हैं डेस्मिन। ठीक है, इसलिए याद रखना इंटरमीडिएट फिलामेंट के जो फंक्शन होते हैं सेल की शेप को मेंटेन करने में मदद करना। दूसरा होता है डेस्मोसोम के माध्यम से पास की सेल्स को कनेक्ट करके जंक्शन बनाना, एक दूसरे से अटैच करना, एक दूसरे को फैमिली बनाना, एक दूसरे के साथ पूरे सुख दुख में साथ देकर, मेरे पास अभी ज्यादा एक काम कर, तू ले ले, तेरे पास जब आए जब मुझे दे देना, वो उसको दे देता है, दोनों सेल जिंदा हो जाती है। ठीक है, दोनों सेल अपने वर्क करने लगती है। अब आप सोचो, एक अगर आदमी काम करेगा तो कैसा, और अगर दो लोग मिलकर काम करेंगे तो कैसे काम होगा। इसलिए याद रखना, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं लंबे लंबे होते हैं, फाइन होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका डायमीटर लगभग 3 से 6 मिलीमीटर होता है दोस्तों, नैनोमीटर। इसीलिए फिलामेंट एक नॉन ट्यूबुलर, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो एक्टिन और मायोसिन कहते हैं दोस्तों, याद रखना, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, मायोसिन की तुलना में मोर एविडेंट होता है एक्टिन। ठीक है, इसीलिए माइक्रोफिलामेंट पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। जब माइक्रोफिलामेंट्स को देखोगे ना, ये है मायोफिलामेंट्स, सिंपल से। एक्टिन मायोसिन किसमें पाए जाते हैं? मसल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जो माइक्रोफिलामेंट्स एक्टोप्लाज्म में उपस्थित रहता है दोस्तों, उसमें केवल एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी न्यूक्लियस के आसपास उसमें केवल एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो एंडोप्लाज्म होता है इसमें दोनों एक्टिन और आपका मायोसिन मॉलिक्यूल्स दोनों वहां पर पाए जाएंगे दोस्तों। याद रखना, एक्टो मतलब सॉरी बाहर, इंडो मतलब अंदर की तरफ न्यूक्लियस के आसपास, और वहां पर आपको दोनों एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जब आप माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन देखते हो तो सेल के स्ट्रक्चर को स्ट्रेन प्रदान करने का काम होता है। सेल को बाहर से जितने पड़ने वाले पुलिंग प्रेशर होता है जो धक्का दे रहे हैं सेल को, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रदान करने का काम करता है। इसीलिए माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्शन, ग्लाइडिंग मतलब फिसलना, साइटोकाइन्स के जैसे जो स्केलेटल मूवमेंट होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए दोस्तों सेल डिवीजन के दौरान पार्टीशन में, साइटोप्लाज्म के पार्टीशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया अबाउट सेल, न्यूक्लियस को छोड़कर मैंने पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया दोस्तों, पूरा डिटेल आपको सेल का बता दिया है। और स्ट्रक्चरल हम एक एक डिजीज जो अभी ले रहे हैं, बोन का मैंने सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा बोन की डिसीजेस आती है, ज्यादातर लोग पेन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोन का लिया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा जैसे जैसे सेल आते जाएगा पूरा समझ में आते जाएगा, आप लोगों को बहुत सारा इतिहास निकल कर आएगा कि हम लोग हाँ यार ये तो समझ चुके हैं, सेल में हमने पढ़ा, टिश्यू में पढ़ा, ये मेजर डिसीजेस हम लोग समझ रहे हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। कल पढ़ाऊंगा ऑस्टियोपोरोसिस। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। Power on. Plug into your device. Your device is ready to pair. You are now connected to Host Zone 650. जी राकेश सर, राकेश सर,
सर नमस्ते सर। नमस्ते राकेश सर। सर एक केस कर रहा हूँ, साल भर से कर रहा हूँ स्पॉन्डिलाइटिस का। जी डिस्ट्रक्टिव केस है, इसलिए 1 साल लग रहा है। उसको अपने को सिर्फ बचा के रखना है पेशेंट को, क्योंकि बहुत सीवियर कंडीशन में था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको डेवलप थी सर। जी उस पेशेंट का वेट 37 आ गया था, अभी उसका 42 वेट है सर। बहुत बढ़िया। और उसके सारे जितने भी वो थे फॉलिट्रेक्स वगैरह जो भी ले रहा था वो 2.5 के लगभग आ गया है, और वो भी महीने में एक डोज दिलवा रहा हूँ सर उसको, क्योंकि वो पहले 20 mg वीकली लेता था सर। बहुत बढ़िया सर, कवर हो जाएगा। डेफ्लाजोपाम आता था, पूरा 1 साल से उसने एक भी गोली स्टेरॉइड की नहीं खाई है बहुत अच्छे सर। सर। लेकिन एक चीज है, वो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है सर। उसकी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, स्पायरोमेट्री के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है फूकने वाला, क्योंकि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डेवलप हो रही थी, तो मैंने कहा ये लंग्स के लिए एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम करो और कपाल भारती, ये 3 चीज उसको योगा ऐड कराया है सर उसमें। बिल्कुल होगा, वो तो मैंने आपको बताया भी था योगा का जी कितना जी महत्व है जी इसमें। जी जी बिल्कुल सर। मैं इस पे तो अर्ली स्टेज में सूर्य नमस्कार प्रेफर करता हूँ सर, उससे बहुत रिलीफ मिलता है, इसमें भी स्टिफनेस नहीं आती है एकदम से। 100%। वो रामबाण चीज है सर सूर्य नमस्कार इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर। इस प्रोटोकॉल से, आपके यही वाले प्रोटोकॉल से अभी तक वो पेशेंट को बहुत रिलीफ आ चुका है सर। एटलीस्ट बिल्कुल हिप सर, के जॉइंट पे जो स्टिफनेस है वो तो नहीं है पेशेंट को। बहुत बढ़िया सर। यही है वो जिंदा रहने का, उसमें जो है उसके गुण आ जाते हैं ना, वही सर वो पेशेंट हमारे चल लिए रहा है, सबसे उसका जी, एक भी जॉइंट वो नहीं है। अगर अपन उसको खड़ा करें ना, तो पेशेंट खड़ा तो सीधा हो ही नहीं सकता, पूरा डिजनरेशन में। बिल्कुल। मैंने 35.5 kg पे पेशेंट लिया था सर उसको। जी तो पूरा क्रेडिट सर आपको है इसका। थैंक यू वेरी जी मच सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी निराला सर, डॉक्टर SK निराला। नमस्ते सर। विनोद सर गायब मत हो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक छोटा सा फीडबैक है। हाँ जी। हाँ सर, बोल रहे हैं कि एक तो हमारे पास पेशेंट आई थी बहुत दूर से चलकर। सर उसको 3 साल से सर में दर्द होता था, जी और जब भी दर्द होता था उसको चक्कर आके यानी बाथरूम सर हो जाता था और बेहोश हो जाते थे। जी तो उसको हमने डाइगो केयर D5 और S11A3C1WE D6 में जी सर उसको कंटिन्यू हमने 3 माह चलाया, जी। और सर एकदम 16 आना सर ठीक है। वेरी गुड सर, देखिए आपका कॉन्फिडेंट, हेड्स ऑफ सर, मजा आ गया। करते जाओ सर, सर पलट उस के मत देखो जी। सर उसमें D6 में जो दे रहे हैं उसको सर आगे करना पड़ेगा या इसी से बंद कर दें? सर आगे देकर 30 में देकर उसको गैप करते चले जाओ, केवल 5 गोली सुबह दो या 5 गोली शाम को दो, बस 2 टाइम करते चले जाओ, बंद कर दो धीरे से। लिक्विड में देना होगा तो सर 10 बूंद 2 बार। ग्लोबल्स में दो सर। सर एक और चीज थी इसमें, इसे एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पानी जो 5 नंबर पर है C3 C4 C5A2F1G, हाँ और इक्वल वाला क्वांटिटी सर में। 3 जो दवा है 1 सर 1 नंबर आपको में 2 सिलेक्ट नंबर में करना 3 पड़ेगा। नंबर में। मैंने आपको बता दिया, आपको सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आप पेशेंट आएगा, ये प्रोटोकॉल से बाहर कुछ भी नहीं है, इन 5 में से 2 या 3 प्रोटोकॉल चलाना है अकॉर्डिंग टू सिम्टम। क्या होता है मैंने पूरे सिम्टम आपको बता दिए, आप सिम्टम देखिए और उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल सिलेक्ट कीजिए। मैंने एक अनुभव बताया, आप इसमें से डाल्यूशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। तो सर इसमें डाइल्यूशन D6 से D10 तक, D8 D9 तक ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा D5 D4? अब आप मुझे बताओ कि क्रॉनिक डिसीज बोल रहा हूं तो किधर जाएगा। सर हमको D6 देखने से मैंने तो नहीं बताया D7 तो D8। D6 से D10 जाएगा ना भाई, क्रॉनिक डिसीज है। जी जी। ठीक है। अच्छा जी विनोद सर। जी विनोद सर, विनोद कुमार सर। जी सर, जी नमस्कार सर। जी नमस्ते विनोद सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, वेलकम बैक। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर वायरल का चल रहा है फिलहाल तो सर मेरे यहाँ। अच्छा। वायरल में मैं 3 दिन में ही पेशेंट को पूरी तरह से कवर कर रहा हूँ।
बिल्कुल सर, सवाल ही नहीं उठता है। आप हाँ हमारे सब सीनियर डॉक्टरों में से हैं सर, और हम हाँ। लोग कवर नहीं करेंगे तो फिर हमारी फैमिली के लिए तो बड़ा दुख की बात होगा सर। आल हेड्स ऑफ। वायरल का आल वायरल का इंजेक्शन दे रहा हूँ सर, T4 जी से ही सुबह जी शाम 3 दिन जी इंट्रावेनस दे रहा हूँ। जी और आल आल वायरल ड्रॉप 4 गिलास, 10 जी ड्रॉप। जी। और आल फीवर ड्रॉप 1 गिलास में 10 ड्रॉप डलवा के हर घंटे पे 1-1 चम्मच। वेरी गुड सर, और बहुत बढ़िया। फोरहेड कंप्रेस। जी। और पेशेंट कंप्लीट क्योर और बहुत फ्री। बहुत बढ़िया सर, यही तो चीज है। देखो हम लोग बारीकियां समझ गए ना, तो हम लोगों को फटाफट रिजल्ट आ रहा है। अभी जी कुछ सर। लोगों को क्या है, समझ में थोड़ा सा फेर है, इसलिए टाइम लगता है उनको समझने सर कुछ तो पेशेंटों के ऐसे उनके डॉक्टर्स के कॉल आते हैं कि उनका बुखार ही नहीं उतर रहा है उन पर। में। बिल्कुल आ रहा हम्म, है सर। हम लोग तो कोई भी नहीं, हमारे ग्रुप में तो कोई नहीं बोलता कि बुखार नहीं उतरता। 100% और उतरता है बुखार। बिल्कुल सर, F1, WE और वाई, ये तीन मेडिसिन आपने ऐसी दी बताई हैं हमें, तो जी कैसा भी बुखार हो। बिल्कुल सर। अब अभी हाँ कुछ लोग दूसरे ग्रुपों में डिस्कस करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं F1 की ग्लोबल से मैं फीवर उतारता हूँ। अब मुझे जी। ये समझ में नहीं आता कि पॉजिटिव मेडिसिन से बुखार कैसे जाएगा। नहीं जाएगा सर, नहीं समझ में जाएगा। नहीं आता मुझे सर, उनका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मुझे तो पल्ले नहीं पड़ता सर। जब डिजीज ही पॉजिटिव हो रही है तो उसमें नेगेटिव में जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा सर, कॉन्सेप्ट को ही वो हाँ। झुटला रहा है, क्या बोले सर। जी अब थैंक यू वेरी चलने दो मच। सर, जो भी चल रहा है अपना हम। जी ओके सर, जी थैंक यू सो मच सर। जी जी। जी अजीत विश्वास सर, डॉक्टर अजीत विश्वास। डॉक्टर अजीत विश्वास। डॉक्टर आर के सिंह सर। आर के सिंह सर। सर जी नमस्कार गुरु जी। जी नमस्ते सिंह सर, आज क्या सर धमाका है। धमाका है सर, अफेजिया का एक पेशेंट था सर, उसको 10 मिनट में सर उसका मतलब आवाज निकल गया सर। अरे वेरी गुड, और क्या दिया। सर S5 RS बेस टंग में डाल दिया D4 बना के सर। अरे ये गजब, कैसे बहुत बढ़िया। मतलब आपने तो वो वाला फार्मूला पकड़ लिया कि तोतला बोलता है मैं ठीक कर दो S5C13 आरी वाला, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत दो बढ़िया। पेशेंट का रिजल्ट आया सर इस हफ्ता, हम वीडियो डालेंगे सर। बिल्कुल सर, आप मुझे बताओ क्या कॉन्फिडेंट है, बताइए आप। इसी जी को सर, तो आपका बोलते हैं। आशीर्वाद अब सर। आप मुझे बताओ, कभी एमबीबीएस डॉक्टर आके बैठ जाएगा तो वो तो हैरान हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि सिंह सर ने क्या करा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, बिफोर एंड आफ्टर, मैंने आवाज बंद है उसका भी वीडियो है और आवाज खुल गया उसका भी है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जसविंदर सर, जसविंदर सिंह उपल सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे पास 6-7 स्पाइनल के पेशेंट चल रहे हैं सर। जी तो मैं उनको लगातार पावर बूस्टर S5 C4 C3 RE C11 Benban Bourbon और GE S6 C6 L1 YE अनाल्जेसिक ड्रॉप्स थर्ड सर। और जॉइंट पेन 1000 पोटेंसी सर। और आल केयर पेन सर। हेलो। सर, इतना सारा एक साथ देने की जरूरत नहीं है सर। मैं इतना सारा बताता तो मैं काम करूंगा, बताना बंद कर दूंगा। इतना सारा देने की जरूरत नहीं है। मेन एक दो, एक एनाल्जेसिक का सपोर्ट दो, एक आलपेन केयर दो, और एक हाई हाई पोटेंसी दो। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती मेडिकेशन नहीं करना। जितना ज्यादा मेडिकेशन दोगे ना उतना कम रिजल्ट आएगा। कम सर लेकिन मेडिकेशन सर बहुत बढ़िया आ रहे हैं सर, सभी सेटिस्फाइड हैं सर। लेना, सेटिस्फाई है, पर इतना सारा सर कम करना सीखो। आप ठीक आपको है सर। सेटिस्फेक्शन हो गया ना, आपको 100% सेटिस्फेक्शन है ना, आप मेडिसिन कम करो, पैसे ज्यादा लो, चलेगा। सर जैसे ये डिस्क बाहर आ जाती है स्पैन से, उसके लिए भी ये प्रोटोकॉल जो आज आपने बताया काम करेगा सर। बिल्कुल 100%। आपको भी धीरे धीरे सब बताऊंगा, डिस्क बल्ज स्टीनोसिस सब बताऊंगा, वेट करो, जैसे मजा आएगा। पाँव की 3 उंगलियां सुन्न हो जाती हैं सर, जब हड्डी में सब पेन आता बताऊंगा है। सर, सब बताऊंगा वन बाय वन, एकाएक मत पूछो, आप सब ठीक है, आएगा। थैंक यू साबुन सर। का। जी गौतम सर।
डॉक्टर गौतम सर, गौतम सर, मुकेश बाबू गुप्ता सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर एक फीडबैक था। हेलो जी। जी बोलिए बोलिए सर आप। सर, एक माइग्रेन का पेशेंट था, लड़के की उम्र है 28 साल और 7 साल से सर उसे क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन दोनों चीजें थी राइट साइड में। तो सर आपने एक प्रोटोकॉल बताया था S1C1A1F1W 10th डायल्यूशन में। जी तो सर मैंने वो दिया और सिंथेटिक सेक्सिन डायल्यूशन और WE और YE की स्मेल कराई। जी ब्रेन ऑयल और फोरहेड ऑयल दिया। तो सर उसको मैंने अभी 7 दिन में दिया था, तो उसको ये है कि अब नींद भी आ रही है क्योंकि मैंने फोरहेड पे वो अप्लाई करा दिया। और उसका जी जो दर्द जो है वो अब खाली 3 घंटे के लिए आता है कभी कभी, और पहले से बहुत कम आ रहा है। जी मैंने उससे कहा है कि मैंने कहा साल से 6 महीने 3 महीने जो भी लगेंगे आपको कंटिन्यू करना है, तब जाएगा, क्योंकि 7 साल पुराना केस है, 1/3 टाइम लगता है ठीक होने में। जी और सर दूसरा फीडबैक ये है कि बुखार में सर F1 का 1000 दिया सर, और खाली एक ड्रॉप देने के बाद ही बेटी का बुखार उतर गया। वेरी गुड सर, हम लोग कॉन्फिडेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर एक सवाल पूछना था। जी बोलिए। सर जो हम ये जितने भी हम अर्थराइटिस के केस पढ़ रहे हैं, क्या सर यूरिक एसिड सभी में बढ़ा हुआ मिलेगा हमारे को? नहीं सर, यूरिक एसिड तब बढ़ा हुआ मिलेगा जब वहां पर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, स्पेशली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, सेल का मेटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ होगा तब यूरिक एसिड बनेगा। मैंने क्लियर करा है सर गाउट में कल। वो सर कल हर की किसी क्लास में नहीं नहीं मिलता, कर हर पाया। किसी में नहीं मिलता, हर किसी में नहीं मिलेगा। जब गाउट होगा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा, तभी मिलेगा आपको। तो सर हम मेटाबॉलिक ड्रॉप सभी में ऐड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। पूरा मेटा आज के समय में 60% डिसीज तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से ही हो रही तो है सर सर। क्योंकि सर मैं डायगो जितने भी केस है डायगो केयर और मेटाबॉलिक, ये 2 ड्रॉप ऐसी अगर आपने चला दी तो आपको जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक देने की भी जरूरत नहीं है। आपने ठीक। इनको चला दो, बाकी दूसरा प्रोटोकॉल चला दो। ठीक है, तो सर अभी मैंने मेटाबॉलिक ड्रॉप स्टार्ट करी है देना सभी को, बाकी अभी ठीक डायबो केयर भी दे देता हूँ सर। ठीक है ठीक सर, है सर, ठीक थैंक यू। है। जी अजय सर, अजय प्रताप बाथम सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेरी थी, कल जो आपने बताया था यूरिक एसिड का टेम्परेचर इशू ज़्यादा होता है, मतलब 20 डिग्री से अगर लोड जैसे फ्रिज की चीज़ें लेता है, टेम्परेचर 20 डिग्री से कम में रहता है तो जी यूरिक एसिड का पॉसिबल है अगर जी बन रहा है तो जी अफेक्शन आता है। तो सर क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी टेम्परेचर का इशू आता है कभी कुछ? सर कभी कभी आता है, मोस्टली नहीं आता। यूरिक हाँ कब। एसिड बनने पे आता है। मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा ना सर, तो यस। मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा बनेगा। तो फ्रिज के हाँ पानी से आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनता है बॉडी में। सर, यस ठीक सर, है, कोल्ड ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बिल्कुल उसके वजह से। थैंक यू सर। जी जी महिपाल सर, महिपाल सिंह सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। सर ये जो प्रोटोकॉल बताया C4A2F1RE अल्टरनेट में ऑल पेन कोरल और स्पेशल पेन कोरल, जी तो इसमें से इसके साथ साथ ये रखना है पेन कोरल और स्पेशल? सर इनमें से कोई भी एक यूज करना है। ठीक है ठीक है सर, जी ठीक। ओके। रविंदर सर, रविंद्र कुमार सर। रविंद्र कुमार सर। चलो दोस्तों आज हम यही रखते हैं।